बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अध्याय 2 जो चल रहा है आपका, उसका वैसे तो जो चौथी स्कूल है, नंबर 4 स्कूल है, वो ढूंढाड़ शैली के रूप में आपका समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपन ने इस अध्याय में क्या पढ़ा है, और पढ़ने के बाद हमने कौन कौन से विषय देखे कि इसमें कौन कौन से विषयों का चित्रांकन किया गया है। तो कुछ एक मैंने 2 पॉइंट अलग बनाए, एक तो विशेषता बना दी और एक बना दिया कि इसमें कौन से विषय पढ़ाए गए हैं, विषय पर चित्रांकन किया गया है। उसके बाद राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं या राजस्थानी शैली है, उस शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो अपनी बुक्स में या सिलेबस में दे रखा है, जो अध्याय समाप्त होने के बाद 5-6 चित्रों के विषय में बता रखा है कि ये चित्र इस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। उन चित्रों के विषय में अपन जानकारी ले रहे हैं। तो इस जानकारी से पूर्व मैं एक बार फिर दोबारा से आपको अध्याय 2 रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि एक साथ आपका अध्ययन हो जाएगा कि राजस्थानी शैली क्या है। कि राजस्थानी शैली को अब जो नई किताब आई है उसमें राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से आई है। वैसे उसे राजस्थानी शैली भी कह देंगे अपन, या राजस्थानी लघु चित्र परंपरा भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया राजस्थानी शैली का विकास राजस्थान में हुआ है, लेकिन राजस्थान में जो शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। लेकिन इससे पूर्व क्या है, राजस्थान को यहाँ जातिगत आधार पर और यहाँ एक राजपूत जाति का अधिकार होने पर या शासन होने के कारण इस राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना गया था, और राजपूत जाति की अधिकता के कारण ही इसे राजपूताना कहा गया था। और यहाँ जो छोटी बड़ी रियासतें थीं, उन रियासतों के जो शासक थे वो शासक भी राजपूत थे, इस कारण इसको राजपूताना कहा जाता था। लेकिन आगे चलकर कर्नल टॉड ने सर्वप्रथम इस राजपूताना से रायथान के नाम से इसका नाम संबोधित किया, और आगे चलकर वो रायथान से राजस्थान बना। तो जब इस राजस्थान का नाम राजपूताना था, उस समय जिस कला शैली को, यहाँ की जो कला शैली विकसित हुई थी, उस कला शैली को राजपूत शैली के नाम से पुकारा। जैसे उसे राजपूत शैली के नाम से पुकारने वाले सबसे पहले विद्वान थे आनंद कुमार स्वामी। उन आनंद कुमार स्वामी ने जब इसे राजपूत शैली कहा तो उनका विचार था कि इस शैली का जो विकास हुआ है वह विकास राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ है और राजपूत संस्कृति के अनुरूप हुआ है, इसलिए इसे राजपूत शैली कह देना उपयुक्त होगा। लेकिन जब इसका नाम राजस्थान हो गया तो इस राजस्थान के आधार पर और राजपूत राजाओं की शासन के अलावा भी जो चित्र बन रहे थे, उन चित्रों के आधार पर देखा गया तो इसे राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा गया। और राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ है वो विकास मैंने आपको बताया 4 संभागों में हुआ, अर्थात 4 स्कूलों में हुआ था राजस्थानी शैली का विकास। 4 स्कूलों के नाम में मैंने आपको बताया मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर, हाड़ौती को वर्तमान में कोटा बूंदी और ढूंढाड़ को वर्तमान में मेवात या जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अब इनमें ये जो मुख्य स्कूल रही हैं, इन मुख्य स्कूलों में भी छोटी छोटी और रियासतें थीं। उन छोटी छोटी रियासतों में भी उन संस्कृति के अनुरूप या अपनी निजी विशेषताओं के अनुरूप अलग अलग कुछ शैलियाँ पनपी। उन शैलियों को इन मुख्य शैलियों की उपशैलियों के नाम से जाना गया। जैसे मेवाड़ में नाथद्वारा, मारवाड़ में किशनगढ़ और बीकानेर, और हाड़ौती में कोटा बूंदी और ढूंढाड़ में जयपुर शैली का विकास हुआ था। इन शैलियों का विकास में यहाँ के राजपूत राजाओं का सहयोग रहा है, और वहाँ की जो संस्कृति थी उन संस्कृति के अनुरूप ही चित्रांकन कार्य किया गया। वैसे ये सब मिलाकर कुल मिलाकर राजस्थानी शैली है, और राजस्थानी शैली की वैसे विशेषता और विषय एक जैसे हैं, लेकिन इनको छोटे छोटे अलग कुछ क्षेत्रगत आधार पर, विशेषताओं के आधार पर छोटे छोटे रूपों में भी पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इनके अलावा मैंने बताया आपको जैसे नाथद्वारा शैली, बीकानेर, किशनगढ़ शैली, कोटा बूंदी शैली और जयपुर शैली के रूप में भी पढ़ा जाता है। ठीक है भाई। इस प्रकार अपन ने ये 4 स्कूलों को पढ़ा। 4 स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों को या अन्य उपशैलियों को पढ़ा जो इसके प्रमुख केंद्र थे, उन केंद्रों को पढ़ा। तो इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हुए 4 स्कूलों को अध्ययन करने के बाद अंत में जब पहुंच रहे हैं तो अंत में अपन राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं। जैसे तो राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताओं में मैं आपको अभी फिलहाल डिटेल नहीं करा रहा, विदाउट डिटेल के मैं आपको एक साधारण रूप में बताना चाह रहा हूँ कि भाई राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है।
जैसे अपन ने राजस्थानी शैली को पढ़ा तो पढ़ने पर अपन ने देखा, महसूस किया, जाना, समझा कि राजस्थानी शैली का विकास राजपूत राजाओं की छत्र छाया में हुआ था। और राजपूत राजा जितने भी थे वो सब वैष्णव संप्रदाय थे, और वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था। और भगवान श्री कृष्ण का आराध्य देव होने के कारण उसमें जो चित्रित विषय प्रमुख रहा है वो कृष्ण लीला से संबंधित चित्रित विषय रहा है। तो एक प्रमुख चित्रित विशेषता, इन चित्रों की प्रमुख विशेषता यही रहेगी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए वो चित्र कृष्ण लीला व पौराणिक आख्यानों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है। दूसरी विशेषता में यहाँ पर लघु चित्रों के रूप में चित्रण किया गया है या भित्ति चित्रों के रूप में चित्रण किया गया है। लघु चित्र के रूप में मैंने आपको बताया छोटे आकार के चित्र, और वो छोटे आकार के जो चित्र बनाए गए वो वसली के रूप में चित्रित किए गए। और वसली किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार का कागज बताया था, उस कागज की 3-4 परतों को एक साथ चिपका कर तैयार किया, सीट नुमा तैयार किया जाता था, उसे वसली चित्र कहा गया था। ठीक है। अब इस जो शैली में पढ़ा, इस शैली में अपन ने पढ़ा कि राजस्थानी शैली जन सामान्य से जुड़ी हुई शैली रही है, जन भावना पर आधारित शैली रही है। इसमें जन सामान्य की भावना को भी महत्व दिया गया है। ये नहीं कि मुगल शैली में जैसे दरबार तक सीमित रही थी, ये दरबार तक सीमित न रहकर जन सामान्य से जुड़ी हुई कला शैली रही है। लोक जीवन का इसको सानिध्य मिला हुआ है, भावना प्रधान। ये राजस्थानी शैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र भावपूर्ण चित्र बनाए गए हैं, जिनको आंतरिक भावाभिव्यक्ति पूर्ण बनाया गया है, जिनके प्रकृति जो चित्रण किया गया है उन प्रकृति चित्रों में भी मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त किया है या महसूस करके चित्रांकन कार्य किया है। वर्ण वैविध्य, यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं इस शैली में उन चित्रों में वर्णों की विविधता रही है, लेकिन वर्ण वैविधता होने के बावजूद भी यहाँ चटकीले और चमकदार रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इसके बाद देश काल के अनुरूप, यहाँ देशवाल नहीं है, देश काल के अनुरूपता, अर्थात यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों और उस वातावरण के अनुरूप यहाँ का विषय रहा है इस शैली का। संयोजन की दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि अपने यहाँ संयोजन के सिद्धांत होते हैं, और वो संयोजन के सिद्धांत के आधार पर यहाँ के जो चित्र बनाए गए उन चित्रों को संयोजन सिद्धांत का पूर्ण पालन किया गया है। जैसे मुख्य आकृति को मध्य में बनाना और अन्य गौण आकृतियों को उसके स्थान के आधार पर बनाना, इस तरह के सिद्धांत के आधार पर इस शैली के अंदर चित्रांकन कार्य किया गया है। जो प्रमुख विशेषता रही है नारी सौंदर्य, हमारे राजस्थानी शैली कह सकते हैं या भारतीय कला शैली कह सकते हैं, इस भारतीय या राजस्थानी शैली के अंदर नारी सौंदर्य को प्राथमिकता दी गई है, और नारी को यहाँ विविध रूपों में बनाया गया है, लेकिन उसे आदर्श के रूप में स्वीकार करके और चित्रित किया गया है। प्राकृतिक परिवेश, यहाँ राजस्थानी शैली की जो प्रमुख विशेषता है उसमें प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप भी चित्रांकन कार्य किया गया है। विषय वैविध्यता, अर्थात राजस्थानी शैली में विषयों की विविधता होते हुए भी राजस्थानी शैली एक रूपता में दिखाई देती है। राजस्थानी शैली के प्रमुख क्षेत्र के विषय, क्षेत्र या चित्रों के विषय, क्षेत्र नहीं है, यहाँ चित्रों के विषय है, यहाँ क्षेत्र को चित्र कर लेना। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रित विषय, अर्थात राजस्थानी शैली में कौन कौन से विषयों के चित्र बनाए। मैं आपको साधारण भाषा में अभी बिना विदाउट डिटेल के बता रहा हूँ कि राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से 4 विषयों को अधिकतर बनाया गया था, जैसे कृष्ण लीला व पौराणिक आख्यानों से संबंधित। मैंने आपको बताया था, अगर एक डिटेल करना चाहें तो यहाँ राजस्थान के राजपूत राजा थे, और राजपूत राजा वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय थे, और वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था। इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने की दृष्टि से उन्होंने लघु चित्रों या पोथी चित्रों का निर्माण करवाया या भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया, उनमें कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया, और कृष्ण लीला से संबंधित उनके ग्रंथों को, जैसे गीत गोविंद, भागवत पुराण, रसिक प्रिया आदि ग्रंथों का चित्रांकन किया, और पौराणिक, इनके साथ ही पौराणिक आख्यानों का चित्रांकन भी किया गया। तो एक विषय तो चित्रित ये रहा। दूसरा विषय चित्रित ये रहा है कि इस शैली में क्या किया है, जो दूसरा चित्रित विषय है उस विषय में 12 मासा व ऋतु चित्रण, 12 महीनों का चित्रांकन किया है प्रतीकात्मक दृष्टि से, और वही ऋतुओं का भी चित्रांकन किया गया है। राग रागनी व घरेलू लोक जीवन के चित्रण, यहाँ पर राग रागनी से संबंधित संगीत शास्त्र की जो राग रागनी है उन राग रागनी से संबंधित चित्र व घरेलू और लोक जीवन के चित्र को भी चित्रित किया गया है। घरेलू व लोक जीवन के चित्रों को भी चित्रित किया गया है, अर्थात यह दरबार तक सीमित न रहकर जन सामान्य से भी जुड़ी हुई रही है, और जन सामान्य की भावना को भी इसमें महत्व दिया गया है। और सभ्य चित्र का तात्पर्य व्यक्ति चित्रों को भी प्रमुखता के साथ बनाया गया है। आगे है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के प्रमुख चित्र।
तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थानी शैली की जो प्रमुख या प्रसिद्ध चित्र रहे हैं, उन प्रसिद्ध चित्रों में मैं आज के वीडियो में आपको 2 चित्रों का अध्ययन करा रहा हूँ। उसके बाद 2 या 3 और शेष रहेंगे, वो अगले वीडियो में अध्ययन कराऊंगा, जिनमें प्रसिद्ध पेंटिंग जैसे बनी ठनी ये बनी ठनी वैसे अपन अंदर भी पढ़ चुके हैं अपन किशनगढ़ शैली के अंदर। किशनगढ़ शैली में मैंने आपको बताया राजा सामंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजा सामंत सिंह मतलब कृष्ण भक्त था और वो पद गाया करते थे। उनके शासनकाल में ये बनी ठनी नाम की एक दासी आई थी और वो दासी से उनका प्रेम हो गया था, और प्रेम होने के बाद यह दासी जो बनी ठनी थी, वो बनी ठनी उनकी उपपत्नी बन गई थी। और उपपत्नी बनने के साथ साथ ही क्या थी कि वो एक कवित्री भी थी, और कवित्री के साथ महान संगीत भी जानती थी या पद गाती थी वो। इस प्रकार उनका क्या है, ये कृष्ण राजा सामंत सिंह कृष्ण के रूप में पद गाने लगे थे, और बनी ठनी नाम की जो दासी थी या इनकी उपपत्नी थी वो मतलब राधा के रूप में पद गाने लगी थी और कृष्ण पदों को गाती थी। आपस में इन दोनों के प्रेम को या पदों को गाते हुए देखा तो इनके संरक्षण में रहने वाला जो कलाकार था मोरध्वज निहालचंद, इन दोनों ने इनको चित्रित कर दिया। तो जो राजा सामंत सिंह था उसको तो कृष्ण के मुखौटे के रूप में चित्रित किया, और बनी ठनी को राधा के मुखौटे के रूप में चित्रित कर दिया गया था। तो ये बनी ठनी किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। और बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी आकृति, सजी धजी, अर्थात यूं कहते हैं बनी ठनी के बारे में कि ये जो दासी थी ये बन ठन कर रहती थी और साथ में सुंदर रहती थी। तो सुंदर के होने के कारण और बन ठन के रहने के कारण इसका नाम बनी ठनी पड़ गया था। तो राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैली किशनगढ़ शैली का ये प्रसिद्ध चित्र है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। चित्रकार निहालचंद, यहाँ मोरध्वज निहालचंद भी कर सकते हो, के द्वारा अंकित यह चित्र राजस्थानी शैली का श्रेष्ठ चित्र है। राजस्थानी शैली का श्रेष्ठ चित्र है, आप कहीं भी देखेंगे तो बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है ये। राजस्थानी शैली की अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है तो बनी ठनी को लेंगे आप, ठीक है भाई। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सज धज कर रहना या सजी धजी। यह चित्र वास्तव में अपने शीर्षक को साकार करता है, अर्थात ये सज धज जो है ना, इसका नाम है, उस नाम के अनुसार इसके अंदर गुण दिखाई देते हैं या चरितार्थ करता है, इसके भाव को अभिव्यक्त करता है। यह चित्र बनी ठनी को भारत की मोनालिसा की संज्ञा एरिक डिक्सन ने दी है। इस चित्र में जो बनी ठनी है ना, ये उपपत्नी इसकी कौन की, राजा सामंत सिंह की या दासी कह सकते हैं उसको भारतीय मोनालिसा के नाम से जो संज्ञा दिया वो एरिक डिक्सन ने दी है। बनी ठनी राजस्थान की किशनगढ़ रियासत तत्कालीन राजा सामंत सिंह की दासी या प्रेमिका थी। मतलब वैसे तो इसकी प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी में क्या है कि राजा सामंत सिंह जब 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे, 13 या 16 वर्ष की अवस्था में जब गद्दी पर बैठे थे, तो इनकी माँ पियर गई थी, और पियर जाने के बाद जब वापस आई तो वो अपने पियर से ये बनी ठनी नाम की 10 वर्षीय दासिका को साथ लेके आई थी, जो बन ठन कर रहती थी और सुंदर थी, और साथ में वो कृष्ण पदों को भी गाया करती थी, ठीक है भाई। तो वो है ये, तो ये आगे चलकर ये इसकी उपपत्नी बन गई थी राजा सामंत सिंह की। बनी ठनी सौंदर्य की अद्भुत मिसाल होने के साथ ही उच्च कोटि की कवियत्री और गायिका थी। मतलब ये इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता को देखकर लोग यूं कहते थे कि हे ईश्वर कितने दिन की छुट्टियों में बनाया होगा। मतलब ऐसी सुंदर थी कि देखकर वो हर आदमी दांतों तले उंगली दबाता था और यूं करता था कितनी सुंदर है, हे भगवान कितने समय में बनाई होगी, कितने फुर्सत में बनाई होगी। इस तरह की इसकी सुंदरता थी। उच्च कोटि की कवित्री और मतलब कविताएं करती थी और गायिका गाती भी थी। यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविता करती थी। इस चित्र का चित्रण लगभग संवत 1755 से 1757 में हुआ। इस चित्र का आकार 48.8 गुणा 36.6 सेंटीमीटर है। वर्तमान में बनी ठनी का चित्र जो वास्तविक जो चित्र है ना, वो चित्र 2 जगह रखा है, एक अजमेर के संग्रहालय में और इसकी दूसरी जो प्रति है वो अल्बर्ट हॉल पेरिस में सुरक्षित है। 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। इस चित्र पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब ये आपको पुस्तक की मतलब या सीनियर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, बनी ठनी। बनी ठनी कौन थी? राजा सामंत सिंह की उपपत्नी थी।
और बनी ठनी क्यों प्रसिद्ध हुई थी? अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध थी। बनी ठनी के रचनाकार कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद प्रमुख कलाकार थे। हैं बनी ठनी की जो प्रसिद्ध पेंटिंग वर्तमान में है, वो पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? एक तो अजमेर के संग्रहालय में और एक पेरिस में सुरक्षित है। इस पर क्या भारत सरकार ने क्या चालू किया? एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है भाई। और इस चित्र में अंकित नारी लज्जा, मतलब इस चित्र की विशेषता है कि नारी लज्जा से युक्त है। और अगर नारी लज्जा से युक्त कोई नारी है तो निश्चित है वो उसकी सुंदरता में और अधिक चार चांद लगा देती है। तो ये सुंदर तो थी, और सुंदर होने के साथ साथ इसका जो चित्र बनाया गया है वो नारी लज्जा के साथ चित्रित किया गया है। सुंदर मुस्कान है, इसके चेहरे पर मुस्कान है जो सुंदर बनाई गई है। तीखे नाक है, इसकी नाक इतनी लंबी और पतली बनाई गई है कि जैसे सुए के समान। कर्णवत कमल नयने, इसके नयन है जो कर्ण मतलब कानों तक खिंचे हुए बनाए गए हैं। सुकुमार उंगलियों के साथ सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी अत्यंत आकर्षक चित्र है ये बनी ठनी। 1757 में महाराजा सावन सिंह को राज्य सत्ता से विरक्ति हो गई, और विरक्ति हो जाने के बाद बनी ठनी और राजा सावन सिंह दोनों कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए। और यूँ कहते हैं वृंदावन जब ये खत्म हुए तो खत्म होने के बावजूद भी इनकी जो समाधि बनाई गई है वो आपस में एक दूसरे के सामने ही बनाई गई है। इस प्रकार ये किशनगढ़ शैली की बनी ठनी को अपन ने पढ़ा। अब बनी ठनी को अगर वैसे आप चित्रों में देखोगे तो चित्र में देखना कि इसकी पारदर्शी ओढ़नी है। इतनी पारदर्शी ओढ़नी है कि कपड़ा होते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि इसने कुछ पहन रखा है या नहीं पहन रखा, या कुछ लगा रखा ओढ़नी लगा रखी। तो ब्रुश की मतलब कलाकार की ब्रुश की कमाल दिखाई देती है इसके अंदर, उसकी टेक्निक दिखाई देती है इसके अंदर। इसके तीखे नयन है, इसकी नासिका बहुत लंबी बनाई गई है, और इसकी ठोड़ी है चिब्बुक है जो इकहरी है, और पतले लंबे और हिंगुली अधर हैं इसके, और जो हाथ की हाथ है उसकी जो उंगलियां हैं वो लोचदार सुंदर बनाई गई हैं। इस तरह की विशेषताओं के साथ बनी ठनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जो अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। और दूसरी पेंटिंग आती है राजस्थानी शैली की ढोला मारू। ढोला मारू भी मारवाड़ में एक प्रेम गाथा प्रचलित हुई थी, प्रेमाख्यान प्रचलित हुआ था। ढोला कहते हैं आदमी को और मारू कहते हैं स्त्री को। मारू यूँ कहते हैं सुंदरता की अप्रतिम मूर्ति थी, वो इतनी सुंदर थी ये भी। तो ये भी मारवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। वैसे दोनों शैलियों में बनाए, मारवाड़ और मारवाड़ शैली दोनों में बनाए गए। ठीक है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग है। आज भी यूँ कहते हैं, आज के दिन तक भी ढोला मारू प्रेम रूप में प्रसिद्ध है। आज दिन भी कहते हैं किसी आदमी की और पुरुष व स्त्री की यदि अच्छी जोड़ी है तो उस अच्छी जोड़ी को, और यदि प्रेम से रहते हैं तो उसे ढोला मारू की जोड़ी के नाम से आज भी संबोधित कर दिया जाता है। मारवाड़ की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित चित्र ढोला मारू जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। राजस्थान की लोक गाथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सबसे ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। मतलब प्रेमी नायक का मतलब ऐसे अगर कोई जोड़ी होती है तो आज भी ढोला और मारू उसको प्रतीक दे दिया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है। आज भी अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका की अगर कोई जोड़ी देखी जाए तो, और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है, आज भी कहते हैं। और आज भी मतलब आदमी के लिए ढोला शब्द का प्रयोग किया जाता है और स्त्री के लिए मारू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोकाख्यानों में पुंगल की राजकुमारी मारू को अप्रतिम सौंदर्य की धनी बताया जाता है। मतलब इतनी सुंदर बताई जाती है कि वो सौंदर्य की उच्च कोटि की धनी थी। इस चित्र में जो ऊंट पर सवार होकर ढोला और मारू एक जाते हुए हैं, जो पुंगल से मरवण की ओर ले जा रहा है। ढोला मारू को अंकित किया गया है। कथानक के अनुसार ढोला मरवण यानी मारू को पुंगल से अपने राज्य नरवर लेकर जा रहा है। चित्र में ऊंट की गति, ढोला का पराक्रम, मरवण का सौंदर्य अद्भुत है। पृष्ठभूमि धूसर रंगों से अंकित है, वहीं ढोला मारू का चित्रण उष्ण रंगों से बनाया हुआ है। इस प्रकार अपन ने आज विशेषता और विशेषता के साथ प्रसिद्ध जो चित्र हैं उन चित्रों में 2 चित्रों को अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसी अध्याय के कुछ शेष बचे हुए जो चित्र हैं, प्रसिद्ध चित्र हैं, उन चित्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।